नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 7 पी ब्लॉक के तत्व के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के ऑब्जेक्ट, यूनिट 4 के, यूनिट 5 के और यूनिट अब ये 7 के ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ। दोस्तों, जहाँ से ऑब्जेक्ट आते हैं आपके एग्ज़ाम में वही मैं ऑब्जेक्ट आपको करा रहा हूँ बहुत अच्छे से सॉल्व। तो दोस्तों, मैं जितने अच्छे से ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ आप उतने ही अच्छे से यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपसे प्रत्येक ऑब्जेक्ट बनेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हम यूनिट 7 के कर रहे हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा इसमें पहला ऑब्जेक्ट है, कह रहा है किसी यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। मतलब उसने यहाँ पर आपको ऑप्शन दे के रखे हैं, इन ऑप्शंस में कौन सी यौगिक में +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो हो रही है। तो दोस्तों, यदि हम इसकी बात करें तो इसमें नहीं हो रही है, आपको निकालना भी आता है, आप निकाल सकते हो। इसमें भी नहीं हो रही है, बट हाँ इसमें हो रही है। अब इसमें कैसे हो रही है तो मैं बता रहा हूँ। देखो, ओ की कितनी होती है, नहीं ओ की तो निकाल रही है, तो ओ को क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे, प्लस एफ की कितनी होती है, -1 होती है, तो ये -1। अब एफ कितने हैं, 2 हैं, तो इंटू 2 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स हुआ है ना, इसमें इसमें मल्टीप्लाई करो तो -2 बराबर 0। अब -2 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो +2 का आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +2, मतलब O की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वो क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे भाई OF2 में +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, बाकी इनमें -2 ऑक्सीकरण अवस्था ही है। आप चाहें तो निकाल कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिसकी निकालना है उसको x मान लेना, और फिर बाकी इसकी निकालना है तो H की आपको पता ही है, इसकी निकालना है तो Na की आपको पता ही है, और इसमें से निकालना है तो Mg की आपको पता ही है 2+। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, OF2। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल भूरे रंग की गैस निर्मित करती है जब वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होती है, वह गैस है। मतलब वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होती है तो क्या बनाती है। देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है मेरे भाई, NO। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत होगी तो है ना, यहाँ पर वायु का आधा अणु लिया जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीकृत होकर ये बना लेगी NO2। क्या बना लेगी, NO2, जो लाल भूरे रंग की गैस होती है। जो NO2 होती है वो लाल भूरे रंग की गैस होती है, तो इसमें आंसर आपका सही होगा NO2। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा अगला है दोस्तों, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल का सूत्र H3PO4 है। मतलब फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल का सूत्र H3PO4 है। वह क्या, द्विक्षार किए, एक क्षार किए, त्रिक्षार किए, चतुष्क्षार किए। तो आपको बहुत सिंपल है, बता देना, जितने H हैं ये उतने क्षार की होगा। इसमें आप कितने H हैं, 3 H हैं, मतलब ये त्रिक्षार की है। एक H होता, एक क्षार की होता, 2 H होते, 2 क्षार के, और 4 H होते तो चतुष्क्षार की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये त्रिक्षार की है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कौन सा है, त्रिक्षार के। चलो आगे हम बढ़ते हैं, हमारे अगले ऑब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लें, हाँ ठीक है, थोड़ा सा और करें, हाँ। तो यह दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्ट है, कह रहा है, देखो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारूपिक धातु है। इनमें प्रारूपिक धातु बोला है, तो दोस्तों प्रारूपिक धातु P नहीं है, AS भी नहीं है, SV भी नहीं है, बाकी जो Bi है वो प्रारूपिक धातु है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, Bi। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है, कौन सा ऑक्साइड है जो अनुचुंबकीय है। तो दोस्तों यहाँ पर जो NO2 दिख रहा है आपको, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपका अनुचुंबकीय है, मतलब ये चुम्बक की ओर आकर्षित होता है। अनुचुंबकीय का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, अमोनिया को शुष्क बनाया जाता है। अमोनिया को शुष्क बनाया जाता है तो किससे बनाया जाता है, ना तो ये सही है, ना ही ये सही है, और ना ही ये सही है। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो सही ये होगा। ठीक है, ये होगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, किसी के नहीं के भी द्वारा, किसी के भी द्वारा अमोनिया को शुष्क नहीं बनाया जाता। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल आयोडीन को परिवर्तित कर देता है ना। जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो आयोडीन को क्या, किस में परिवर्तित कर देता है, ये बताना। ठीक है, तो जो नाइट्रिक अम्ल है दोस्तों, आयोडीन को आयोडिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आयोडिक अम्ल में परिवर्तित कर देता, आयोडिक अम्ल हमारा
सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्ट आ गया है दोस्तों। अगला हमारा 8वां ऑब्जेक्ट है और हमसे क्या कह रहा है वो देख लीजिए। ठीक है, अमोनिया एक लुईस बेस है, मतलब लुईस क्षार है। अमोनिया क्या है? एक लुईस क्षार है। ये धनायनों के साथ संकर लवण बनाती, मतलब संकुल, संकर का मतलब संकुल लवण बनाती है। निम्न धनायनों में कौन NH3 के साथ संकुल लवण नहीं बनाते? संकुल लवण नहीं बनाते, अब पूछा है तो देखो नहीं बनाते तो Ag+ बनाता है, Cu2+ भी बनाता है, Cd2+ भी बनाता है। बाकी जो Pb2+ है ये अमोनिया के साथ संकुल लवण नहीं बनाता। तो ये हमारा सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो इतना याद रखना। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, अमोनिया विलयन घुल जाता है। अमोनिया विलयन घुल जाता है। अमोनिया विलयन किस में घुल जाता है ये पूछा है। ठीक है, तो जो अमोनिया का जो विलयन है मेरे भाई वो CuOH के होल्टॉइज में घुल जाता है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा अगला ऑब्जेक्ट कह रहा है P2O5 के एक अणु को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए जो P2O5 है इसके एक अणु को, मतलब इसका एक ही अणु रहेगा, मतलब केवल ये P2O5 ही रहेगा। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक, अब ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है? तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है H3PO4। ठीक है, H3PO4 होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, अब इस ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए जल के अणुओं की आवश्यकता कितने, मतलब कितने जल के अणुओं की आवश्यकता होगी ये हमें बताना है। इसका हमें सही आंसर लेकर आना है। तो दोस्तों इसमें हमें 3 जल के अणुओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, H2O3 की आवश्यकता होगी, तभी हमारा जाकर बनेगा H3PO4। अब इसको आप बैलेंस कर दीजिए। हमारे लिए P कितने हैं हमारे पास? 2, तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। 2 लगा देंगे तो आपके पास देखो O कितने हैं? O हमारे पास कितने हैं? इधर पे देखो 5, इधर पे कितने हैं? 3, तो 5 3 8, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर भी हैं हमारे। ठीक है, P कितने हैं? 2, तो यहाँ पर भी हैं। अब हाइड्रोजन 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 ये बराबर है, मतलब हमें 3 अणुओं की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? सही 3 है हमारा आंसर सही। ठीक है, चलो अगला ऑप्शन है हमारा SO2 के विरंजन क्रिया का कारण क्या है? SO2 मतलब SO2 किसके द्वारा विरंजित होता है? तो दोस्तों SO2 का जब विरंजन होता है तो वो अपचयन द्वारा होता है विरंजन। किसके द्वारा अपचयन? किसके द्वारा? अपचयन द्वारा। और अपचयन आपको पता ही है नवजात हाइड्रोजन द्वारा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है SO2 का विरंजन नवजात हाइड्रोजन द्वारा होता है और Cl2 का विरंजन नवजात ऑक्सीजन द्वारा होता है। ठीक है, चलो ओके। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों हमारा। चलो ये हमारा 11वां हो गया, चलो 12वां जल्दी से देख लो। अब थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे हम। SO2 अम्लीय K2Cl2O7 विलयन में प्रवाहित की जाती है। तो जब SO2 को अम्लीय K2Cl2O7 विलयन में प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ये है कि दोस्तों हरा क्रोमिक सल्फेट बनता है। जब SO2 को K2Cl2O7 में प्रवाहित करेंगे तो हरा क्रोमिक सल्फेट बन जाता है। ठीक है, कैसा? हरा। ठीक है, अगला है हमारा P2O3 में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनता है? जो P2O3 है इसमें से कौन सा अम्ल बन जाता है? कौन सा अम्ल में परिवर्तित होता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है H3PO4। ठीक है, H3PO3 और जब P2O5 से कौन सा अम्ल बनता है? H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, जो अभी हमने ऊपर बताया। ठीक है, तो इससे H3PO3। निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड सबसे अधिक अम्लीय, मतलब ये जो आपके हैलाइड हैं इनमें सबसे अम्लीय हैलाइड कौन सा है? सबसे ज़्यादा अम्लीय हैलाइड इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। 14वें का है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से सबसे ज़्यादा अम्लीय हैलाइड की बात करें तो जिसके पास ज़्यादा हैलाइड हैं वही सबसे ज़्यादा अम्लीय है। तो सबसे ज़्यादा हैलाइड किसके पास हैं? PCl5 के पास है। तो हमारा जो PCl5 होगा यही सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इस सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण होता है तो कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है ये आपको बताना। ठीक है, तो आपको पता ही है ना, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये तो हमने आपको जब सल्फ्यूरिक अम्ल की विधि बताई थी तब उसमें आपको बता भी दिया था। ठीक है, तो ये हमारा 15 हो गए हैं। ठीक है,
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो हमारा ये अगला ऑब्जेक्ट है, कह रहा है फास्फोरस ट्राईहैलाइड। फास्फोरस ट्राईहैलाइड मतलब PCl3 के जल अपघटन से प्राप्त होता है। यदि हम इसका जल अपघटन करा दें, मतलब इसकी हम जल से क्रिया करा दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर आपको देना है। एक क्षारकीय अम्ल तथा एक द्विक्षारकीय अम्ल, एक क्षारकीय अम्ल और एक द्विक्षारकीय अम्ल, ये प्राप्त होगा, है ना। एक क्षारकीय और एक द्विक्षारकीय ये प्राप्त होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये सही है। जब फास्फोरस ट्राईहैलाइड का जल अपघटन कराएंगे तो आपको एक क्षारकीय तथा एक द्विक्षारकीय अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है, अगला हमारा क्वेश्चन है 17वां। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में P4 3NaOH प्लस 3H2O एरो PH3 बना है और इधर से बना है NaHPO4। ठीक है, ये बना है। तो इसके जो आंसर हैं वो क्या होंगे। फास्फोरस ऑक्सीकृत हुआ है, मतलब इसमें क्या हुआ है, मतलब इसमें ये बात की है कि जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस का क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है या ऑक्सीकृत हुआ है या अपचित हुआ है या अपकृत हुआ है, क्या हुआ है, ये उसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो फास्फोरस दिख रहा है वो ऑक्सीकृत भी हुआ है, ठीक है, और अपकृत भी हुआ। देखो ऑक्सीकृत हुआ मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा भी तो है। देखो यहाँ पर देखो ये फास्फोरस है और इसमें ऑक्सीजन भी आ रही है, मतलब ऑक्सीकृत भी हुआ है। ठीक है, और इसमें अपकृत भी हुआ है। ठीक है, अपकृत हुआ है मतलब इसने हाइड्रोजन से भी जुड़ा। अब खुद देखो आप, यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ा है और यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा है मतलब ऑक्सीकृत हुआ है और हाइड्रोजन से जुड़ा है मतलब अपकृत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो क्या होगा फास्फोरस, एक मिनट, हाँ, फास्फोरस ऑक्सीकृत और अपकृत दोनों हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन से भी क्रिया की और ऑक्सीजन से भी क्रिया की। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है ऑप्शन, ये है हास्य गैस है। अब इसमें से हास्य गैस बताना, मतलब जो गैस हंसाती है वो हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो आपको पता ही है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड है ये। ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस P4 में नहीं होता। जो श्वेत फास्फोरस होता है, इस श्वेत फास्फोरस में क्या नहीं होता, 4 P सिंगल बॉन्ड P एकल बंध, ये नहीं होते श्वेत फास्फोरस में, ये नहीं होता है केवल। ठीक है, बाकी 6 PP एकल बंध होते हैं, 4 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं, PPP कौन 60, ये सब होता है। ठीक है, तो केवल श्वेत फास्फोरस में क्या नहीं होता मेरे भाई, 4 P सिंगल बॉन्ड P एकल बंध, ये नहीं होते। ठीक है, चलो नेक्स्ट, NH4Cl तथा NaNO2 विलयन को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, यदि इनको हम दोनों को विलयन को गर्म कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, 20वें का आंसर है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हमें प्राप्त होगा N2। क्या होगा, N2। ठीक है, मेटाफास्फोरिक अम्ल का सूत्र बताओ। जो मेटाफास्फोरिक अम्ल है उसका आपको सूत्र बताना है। मेटाफास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। ठीक है, तो बहुत आराम से बता सकते हैं, HPO3। HPO3 होता है मेरे भाई जो मेटाफास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला है। ठीक है, HPO3 मेटाफास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट, वह गैस जो जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती, जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती, वह कौन सी गैस है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो SO3 मेरे भाई जो है वो जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती। ठीक है, SO3 नाम की जो गैस है वो जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, ये रिक्त स्थान। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा पहला रिक्त स्थान है N2O, एक खाली स्थान ऑक्साइड है। तो जो N2 है एक उदासीन ऑक्साइड है। क्या है, एक उदासीन ऑक्साइड है, तो इसमें आपको उदासीन लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरो अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। जो कैरो अम्ल है, इस कैरो अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO5, है ना। जो कैरो अम्ल है इसका सूत्र क्या है, H2SO5, ये कैरो अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसमें खाली स्थान घुली रहती है, इसके कारण इसका रंग गहरा भूरा हो जाता है। ठीक है, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, इसमें क्या घुला होता है जिसके कारण इसका गहरा लाल रंग होता है। ठीक है,
तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो होगा NO2। ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसमें NO2 घुली रहती है, इसके कारण इसका रंग गहरा भूरा हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है, हमने ऊपर पढ़ लिया NO2 का रंग गहरा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में खालिस्तान तथा खालिस्तान अनुचुंबकीय है। मतलब जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो उसमें क्या क्या अनुचुंबकीय होता है। देखो आपको पता है अनुचुंबकीय एक NO2 होता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और एक अनुचुंबकीय होता है NO। ठीक है, तो NO2 और NO होते हैं, ये अनुचुंबकीय हैं। ठीक है, चलो थर्ड हो गया हमारा, सॉरी हमारा ये फोर्थ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, मतलब पायरो है, सॉरी पायरो है। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल खाली स्थान क्षारकीय अम्ल है। तो दोस्तों जो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल है, इसका जो सूत्र होता है वो बता दे रहा हूँ मैं। इसका सूत्र है H4P2O7। H4P2O7 है, ये पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, अब पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल H4P2O7 है, तो H कितने हैं इसमें? 4 हैं। अब H 4 है मतलब ये चतुष्क है। कैसा है? ये चतुष्क क्षारीय है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जिसमें एक H है वो एक क्षारीय, 2 हैं तो 2 ही, 3 है तो 3 और 4 हैं तो चतुष्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? चतुष्क क्षारीय। ठीक है, आप यहाँ लिख लेना चतुष्क क्षारकीय। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा देखते हैं। H2S गैस को सांद्र H2SO4 द्वारा शुष्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि H2S उसे खालिस्तान कर देती है। H2S उसे क्या कर देती है? H2S उसे अपचयित कर देती है। ठीक है, क्या कर देती है? अपचयित। अपचयित आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल SO3 में घुलकर खालिस्तान बनाता है। जो सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो SO3 में घुलकर क्या बनाता है? ओलियम बनाता है। क्या बनाता है? ओलियम। ठीक है, और ओलियम का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप इतना मेरे भाई याद रखना है, ओलियम का सूत्र आपको जानते ही होगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं जानते हो तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, H2H2O7। ठीक है, H2H2O7 ये ओलियम का फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा H2H2O8 मार्शल अम्ल। H2H2 जो O8 है इसे हम बोलते हैं मार्शल अम्ल। में S की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। मतलब किसकी ऑक्सीकरण अवस्था बताना है? S की। तो आप निकाल लेना, +7 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी? +7 आएगी। ठीक है, अभी निकाल के ही बता दे रहा हूँ। तो देखो 8 दूनी 16 है ना, और 16 में से 2 घट जाएंगे तो 14। हाँ, +7 आ रही है। ठीक है, सही है हमारा +7। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। NH3 को HCl के साथ सहयोग करके खालिस्तान का सफ़ेद धूम्र देता है। मतलब जो NH3 है, इस NH3 को HCl के साथ सहयोग करके खालिस्तान का सफ़ेद धूम्र, मतलब किसका सफ़ेद धूम्र प्राप्त होता है ये आपको बताना। ठीक है, तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। तो इसमें जो आंसर होगा मेरे भाई वो होगा आपका NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धूम्र हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, उसको ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ, 16वां है। ठीक है, और ये हमसे कह रहा है समूह 16 के तत्वों को खालिस्तान कहते हैं। जो समूह 16 के तत्व हैं इन्हें क्या बोलते हैं? कैल्कोजन बोलते हैं, है ना, कैल्कोजन। समूह 16 को क्या बोलते हैं? कैल्कोजन बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन परिवार को हम क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। और हैलोजन आपको परिवार पता ही है, 17वें परिवार को हम बोलते हैं हैलोजन तत्व। ठीक है, चलो अब 11वां है। खालिस्तान प्रशीतक के रूप में उपयोग आती है। मतलब खालिस्तान मतलब कौन? खालिस्तान मतलब कौन? अमोनिया। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया, NH3। अमोनिया प्रशीतक के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सब चीज़ें समझ में आई गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों अब हम देखते हैं एक शब्द में आंसर। ठीक है, तो हमारा पहला है पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है। मतलब जो पराबैंगनी किरण है इनसे पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? तो आपको पता ही है, ओजोन परत, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कशिश का तेल जिसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। मतलब कशिश का तेल जिसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसको कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल। ठीक है,
तो ध्यान रखना, मतलब किंग ऑफ केमिकल मतलब अम्लों का राजा, किंग ऑफ केमिकल मतलब अम्लों का राजा, है ना, ठीक है, या केमिकल का राजा। H2SO4, H2SO4 रासायनिक नाम क्या है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला ऑप्शन है इसका, वो क्या है देखते हैं, ठीक है। इसको नीचे कर लेते हैं, हाँ ठीक है। बोलो, प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? मतलब प्रशीतन नहीं, प्रशीतक है, तो आपको पता ही है इसमें अमोनिया आएगा, आंसर क्या है? अमोनिया, NH3, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? मतलब जो जल होता है, इस जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल में SO3 गैस विलय करने पर क्या बनता है? तो आपको पता ही है, अभी आपको बता ही दिया था, ओलियम, H2H2O7, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा? ओलियम, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। एक प्रति क्लोर का नाम बताइए, आपको अब एक प्रति क्लोर का नाम बताना है, ये प्रति क्लोर क्या होता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों प्रति क्लोर जो है वो है SO2, है ना। SO2 क्या होता है? एक प्रति क्लोर होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, SO2 क्या है? एक प्रति क्लोर है, ठीक है। अगला हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाथी दांत, तेल आदि के व्यंजन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? मतलब हाथी जो दांत हैं, ठीक है, तेल आदि के व्यंजन में किसका उपयोग किया जाता है? मतलब इनका रंग उड़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको आंसर देना है, तो दोस्तों इसका आंसर है ओजोन, है ना। क्या है? ओजोन O3, ठीक है। तो ये हमारा 7वें का आंसर है ओजोन O3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8वां, अमोनिया लवण क्षारकीय नेशनल अभिकर्मक से क्रिया करके किस रंग का अवक्षेप देता है? ठीक है, नेशनल अभिकर्मक से क्रिया करके किस रंग का अवक्षेप देता है? आपको देना आंसर देना है इसका, किस रंग का अवक्षेप देता है, ठीक है। तो इसमें जो है अमोनिया लवण क्षार के नेशनल अभिकर्मक के साथ क्रिया करके भूरे रंग का अवक्षेप देता है। कौन से रंग का? भूरे रंग का। इसका जो आंसर है मेरे भाई वो क्या है? भूरे रंग का, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या है? भूरे रंग का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है, N से Bi की ओर जाने पर Bi+3 ऑक्सीजन अवस्था सर्वाधिक स्थायी होता है +5 की अपेक्षा क्यों? ठीक है, मतलब Ni से Bi की ओर जाओ तो पर Bi की जो +3 ऑक्सीजन अवस्था सर्वाधिक स्थायी है और +5 की अपेक्षा क्यों, है ना। तो ऐसा क्यों है आपको बताना, ठीक है। तो ये मेरे भाई अक्रिय युग्म का प्रभाव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा देखते हैं ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है 10वां, प्रकृति में आयतन के अनुसार N2 का प्रतिशत बताइए। तो आपको तो सिंपल है ना, क्या है? 78%, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 78%। प्रकृति में आयतन के अनुसार N2 गैस का प्रतिशत क्या है? 78%, ठीक है। चलो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इतना आप सबका कंप्लीट कर चुके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सत्य असत्य पे आएंगे हम, और बाकी सत्य असत्य एक शब्द में आंसर बन के आ जाती हैं, किसी प्रकार से भी आ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इनको बता देंगे, ठीक है। तो आप इनको देख लो, अपना स्क्रीनशॉट लेकर इनको मिलाइएगा, इनको सही कीजिएगा, ठीक है। चलो ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम सही जोड़ियों को मिलवाते हैं, ठीक है। ये हमारी सही जोड़ियाँ, इनको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे ताकि ये सारी सही जोड़ियाँ यहाँ पर स्क्रीन पर आ सके। थोड़ा सा छोटा और करेंगे, हाँ ये आ गया, ठीक है। अब आपको इनका मिलान करना है, किसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो पहला है हमारा ओलियम। ओलियम का जो सही आंसर होगा मेरे भाई होगा क्या? H2H2O7। तो ये हमारा, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, तो ओलियम का हमारा सही आंसर ये होगा, तो इसको नंबर 1 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा H2S। H2S क्या है? तो H2S है दोस्तों प्रबल अपचायक, तो दूसरा हमारा सही आंसर ये हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन एक गैस है क्योंकि, नाइट्रोजन गैस है क्योंकि, क्यों है नाइट्रोजन एक गैस? उसका आपको सही आंसर देना है, क्योंकि बहुआबंध होते हैं। नाइट्रोजन गैस क्यों है? क्योंकि इसमें बहुआबंध होते हैं। तो तीसरा आपको ये मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है O3 के ऑक्सीजन से प्रबल, मतलब जो O3 है, इस O3 के ऑक्सीजन से प्रबल कौन है?
प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब O3 के ऑक्सीजन से प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो इसका जो आपका जो बी वाला है ये 4 आएगा। ठीक है, जो बी वाला है वो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब फिफ्थ का देखते हैं, N2 + O2 डैश NO। ठीक है, अब ये बना रहे हैं NO, तो इसमें जो आंसर होगा सही वो आपका क्या होगा, तो इसमें यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो पांचवी का क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वा फॉर्मेटिस। एक्वा फॉर्मेटिस क्या है, तो छठवें का आंसर देना है एक्वा फॉर्मेटिस। तो दोस्तों हमारा जो HNO3 है वो एक्वा फॉर्मेटिस है, HNO3, तो ये हमारा छठवा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सफ़ेद फास्फोरस NaOH के साथ क्रिया करके बनाती है, मतलब जो सफ़ेद फास्फोरस है वो NaOH के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, आपका आंसर बताना है, सातवें का है ये। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर है, आपको पता ही है, जब सोए हमने फास्फीन बनाया था तो श्वेत फास्फोरस NaOH के साथ क्रिया करती है और फास्फीन बनाती है, तो ये हमारा सातवां हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाथी दांत और तेल के व्यंजन में काम आती है, कौन आती है, आपको बता दिया है ना, क्या आती है, हाथी दांत और उसके व्यंजन में काम कौन आती है, आपको बता चुके हैं हम, O3 आपको बताया। अभी हमने एक शब्द में आंसर बता रहे थे तो बताया था उसमें, तो क्या आती है, हाथी दांत और तेल के व्यंजन में काम आती है O3। ठीक है, तो हमारा ये आठवां हो गया है। ठीक है, चलो प्रतिक्लोर के रूप में है, तो अभी आपको बताया था क्या है, SO2, तो 9 हो गया। PCl5 एक की भांति व्यवहार करता है ना, तो जो PCl5 है किसके भांति व्यवहार करता है, तो क्लोरीनीकरण के, है ना, सॉरी क्लोरीनीकारक के तरह बिहेव करता है, कौन, PCl5। तो ये दोस्तों आपकी सही जोड़ियाँ हैं, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इनको एक बार और चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ हमारी सही जोड़ियाँ और हैं, इनको और देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्या, P4 अणु, जो क्या है हमारा, इसको इधर को लेके आते हैं। ठीक है, हाँ ओके, तो हमारा है पहला P4 अणु की संरचना। अब P4 अणु की संरचना कैसी है, तो आपको पता ही है चतुष्फलकीय होती है P4 अणु की संरचना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय। ठीक है, नेक्स्ट है N2O अणु की संरचना। अब मतलब जो N2O अणु है इसकी संरचना कैसी है, तो N2O अणु की संरचना है रेखीय, क्या है, रेखीय। आप बना खुद लो, बना लो, देखो ON है ना, तो N ये या फिर किसी और तरीके से कनेक्ट कर लो, आपको रेखीय संरचना इसमें दिखाई देगी। ठीक है, तो पहला हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट PCl5 अणु की संरचना। अब जो PCl5 है इस अणु की संरचना कैसी है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो PCl5 की संरचना। ठीक है, अब बना लो, P ये है, Cl5 है, तो 1 2, ठीक है, अब एक ये बन गया। ठीक है, तो ये तो हमारी बन गई है त्रिकोणीय। ठीक है, अब हमें तो 5 Cl जोड़ना है, तो एक यहाँ जोड़ दो और एक यहाँ जोड़ दो। ठीक है, तो एक यहाँ जोड़ेंगे तो पिरामिडीय और एक ऊपर जोड़ देंगे तो द्विपिरामिडीय। ठीक है, तो मतलब इसकी जो संरचना है मेरे भाई वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बन रही है, कौन सी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, तो ये हमारा इसका ये तीसरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है SF6 अणु की संरचना। अब बिल्कुल साफ, SF6 की अणु की संरचना है अष्टफलकीय, क्या है, अष्टफलकीय। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ वाला। ठीक है, अष्टफलकीय। अब कौन बचा, SF4 अणु की संरचना, तो त्रिकोणीय पिरामिडीय। ठीक है, त्रिकोणीय पिरामिडीय। ठीक है, कैसे, देखो S 1 2 3, तो ये तो हो गई आपकी त्रिकोणीय। आप एक नीचे कर दो तो पिरामिडीय, एक ऊपर कर देंगे तो द्विपिरामिडीय, लेकिन 4 हैं तो 1 2 3 4 हो गए तो त्रिकोणीय पिरामिडीय। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा सब क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, एक इसको मिल गया है, N2O 2 इसको मिल गया है। ठीक है, PCl5 3 इसको मिल गया है। ठीक है, 4 इसको मिल गया है और 5 इसको मिल गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आप कंप्लीट हुआ है ऑब्जेक्ट। अब एक वीडियो और आएगी तो उसको ऑब्जेक्ट और देख लेना, तो आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है। ठीक है दोस्तों, फिर अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।